पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2.1। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किस पर? हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट हमें लिखना है हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। तो जब भी किसी क्वेश्चन पर हमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी होती है, तो उसका मतलब है कि पूछे गए टॉपिक पर या पूछे गए प्रश्न पर हमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो डिटेल्स है, सिंपली वो डिटेल्स अपने आंसर में लिख देनी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में चीज पूछी गई है, जो टॉपिक पूछा गया है, उसके बारे में हमें एक सिंपल टिप्पणी देनी है, सिंपल उसका इंफॉर्मेशन हमें वहां लिखना है। यहां पे ऐसा कोई कीवर्ड हमें नहीं मिला है कि एग्जामिन, एनालाइज या क्रिटिकल जो एग्जामिनेशन होता है, ऐसा कोई भी हमें कीवर्ड यहां पर नहीं दिया गया। हमें कोई समालोचनात्मक मूल्यांकन इसका नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है जो प्रश्न में विषय पूछा गया है। और प्रश्न में पूछा गया विषय क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जो चीजें हमें पता है वो हमें अपने आंसर में कितने वर्ड्स में? 60 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में हमें यहां पर लिख देनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन, टॉपिक का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में लिखने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, भारत की प्राचीनतम सभ्यता। भारत में सबसे प्राचीन कालीन, सबसे पुराने अगर किसी सभ्यता के, किसी सिविलाइजेशन के, किसी सेटलमेंट के, बस्तियों के जो अवशेष हमें मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके जितने भी जो स्थल हैं, जो साइट्स है, जो बस्तियां हमें मिली है, जो प्राचीन नगर हमें मिले हैं, वो सिंधु नदी में जो मेजरली सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसे हुए उनके अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है, इसी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम है इसका? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब सबसे पहले खोज की गई तो जो सबसे पहला स्थल मिला था वो कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय जो सबसे पहला स्थल हमें मिला था उसका नाम था हड़प्पा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल की खोज की। पंजाब प्रांत का एक जिला है मोंटगोमरी, वहां पे सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, अन्य कई सारे स्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिले, लेकिन सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हो गया।
अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो मेजरली किससे मिली है? पुरातात्विक स्रोतों से। मेजरली आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस होते हैं उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। इतिहास, देखिए इतिहास के बारे में जानकारी के दो स्रोत होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, या तो हमें कुछ किसी भी ऐतिहासिक तथ्य के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, किसी किताब में, कोई पांडुलिपि में हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको हम रखेंगे साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में। या फिर हमें कुछ ऐसे अवशेष मिलेंगे खुदाई में, किसी तरह का मृद भांड, बर्तन, मुहरे या खिलौने या किसी भी तरह की कोई चीज हमें खुदाई में मिलेगी, उसको देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि इतिहास में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या तथ्य था। उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज। जो हमें खुदाई में कोई चीज मिली है उसको देख के जब हम इतिहास के बारे में अनुमान लगाते हैं तो वो सब चीजें हमारी आ जाती है पुरातात्विक स्रोतों में। और दूसरा जो लिखा हुआ अगर हमें कुछ मिला है तो वो सारा हमारा आता है साहित्यिक स्रोतों में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मेजरली हमें बातें पता चली है, तो जो सोर्सेज हमारे उसमें है वो सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, कोई लिपि नहीं मिली है। हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक लिपि भी मिली है, और वही हमारा प्रश्न है जो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर हमें टिप्पणी लिखनी है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में हम क्या जानते हैं? ठीक है, तो वन बाय वन हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कहां से मिली है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? हमें लिपि के अवशेष कहां से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में जो मृद भांड, मुहरे, बर्तन, खिलौने या कोई भी अन्य जो अवशेष, पुरातात्विक अवशेष या चीजें, वस्तुएं हमें मिली है, उन पर हमें अंकित मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मुख्य रूप से किस पर अंकित है? वहां पे खुदाई में मिली मृद भांडों से, मोहरों से, खिलौनों से और अन्य पुरातात्विक अवशेषों पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित मिली है। ठीक है, उसके बाद दूसरी मुख्य बात पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में दूसरी मुख्य बात पर चलते हैं। कैसी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? नॉर्मल जैसे आज हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं, क्या वैसी ही है? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्राक्षर है, भाव चित्राक्षर है। ठीक है, कैसी है? भाव चित्राक्षर है। अब भाव चित्राक्षर का क्या मतलब होता है? पिक्टोग्राफिक। मतलब जो लिपि हमें मिली है वो मुख्य रूप से चित्र बने हुए हैं, कोई भाषा नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, अलग अलग चित्र बने हुए हैं, छोटे छोटे, जैसे कोई मछली का चित्र बना दिया, कोई स्टार बना, कोई तारा सितारा बना दिया, ऐसे बहुत सारे चित्र लिखे हुए, अंकित किए हुए, उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। तो उन चित्रों का कुछ मतलब निकलता है। तो वैसी ही है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो पूरी लिपि चित्रों पर बेस्ड है, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं जिनका शायद कुछ मतलब निकलता है, उसी को बोलते हैं भाव चित्राक्षर या पिक्टोग्राफिक लिपि। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिपि मिली है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। ओके, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। बॉस्ट्रोफेडन लिपि, बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है
उससे जो हमें लिपि को देखकर जो अनुमान लगाया जाता है, या फिर जो जितना उसे डिकोड किया है, उससे हमें ये पता चला है कि जो लिपि है वो बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। मतलब इसका मतलब होता है, जैसे हम नॉर्मली जब हम लिखते हैं अपना हिंदी या इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बाएं तरफ से शुरू करते हैं, फिर ऐसा लिखना शुरू करते हैं, यहां पे दाएं तरफ जाके खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट शुरू करते हैं, राइट खत्म कर देते हैं, फिर वापस से लेफ्ट से शुरू करते हैं, फिर राइट में जाके लाइन खत्म कर देते हैं, फिर सेम वाला जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट होता है। लेकिन बोस्ट्रोफेडन शैली में जब लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि दाएं से हमने लिखना शुरू किया और बाएं पे जाके, या राइट से हमने लिखना शुरू किया, लेफ्ट पे जाके अपनी लाइन खत्म कर दी। जब नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी तो वो लेफ्ट से शुरू होगी और उसके बाद राइट पर जाकर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन जब शुरू होगी तो फिर वो वापस राइट से शुरू होगी और लेफ्ट पर जाकर खत्म हो जाएगी, और ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन शैली, ठीक है, लेखन की बोस्ट्रोफेडन शैली। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें मिली है, उसको भी जितना अभी तक जानकारी उसके बारे में हमें मिली है, या जितना उसे डिकोड किया गया है, ऐसा अनुमान है कि वो बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। जैसे खेत में हल चलाया जाता है, पहले एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट पे खत्म करते हैं, फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करके पहले वाले पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो उसी पैटर्न पर जो ये लिपि है पूरी लिखी गई है, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि ये बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। लगभग 250 से 400 ऐसे चित्राक्षर हमें, ऐसे डिजाइन्स या ऐसे चित्र बने हुए मिले हैं जो हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.2। मामलुक राजवंश काल की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी पीरियड, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मामलुक जो वंश था, मामलुक वंश की वास्तुकला, आर्किटेक्चर से संबंधित जो मुख्य विशेषता है उनका वर्णन करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कोई खास ऐसा कीवर्ड नहीं है जो हमें समझने में बहुत मुश्किल हो। सिंपली एक्सप्लेन करना है हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, मामलुक राजवंश की वास्तुकला कैसी थी, ठीक है। मामलुक राजवंश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा है, धार्मिक व्यवस्था नहीं पूछी है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं पूछी है, उस टाइम की जो कल्चरल पार्ट के अंदर वहां की संस्कृति, उस काल की संस्कृति में जो वास्तुकला वाला पोर्शन है, वास्तुकला कैसे भवन, कैसी संरचनाएं उस टाइम पे बनाई जाती थी, उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मामलुक राजवंश कौन सा है। मामलुक राजवंश, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा मामलुक राजवंश का नाम। गुलाम वंश का नाम मोस्टली सब लोगों ने सुना होगा। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम या फिर गुलाम वंश को ही कहा जाता है मामलुक राजवंश। गुलाम वंश स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 ईस्वी में। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? देखिए, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, भारतीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने के बाद, भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस लौटा तो उसने अपने भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी किसे बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ के क्षेत्रों का गवर्नर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर एक नए वंश की नींव रखी
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, जिसको गुलाम वंश कहा जाता था, उसे ही मामलुक वंश भी कहा जाता था। उसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम के रूप में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा था। धीरे धीरे करके अपनी योग्यता के बल पर वो ऊपरी स्तर तक उसने मतलब अपना प्रमोट हो गया, ऊपरी स्तर तक उसने अपना विकास कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो गवर्नर बन गया उसके मोहम्मद गोरी की सेना में। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि वो एक गुलाम था, इसीलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसका ही नाम है मामलुक वंश। ठीक है, तो मामलुक वंश हमें यहां पता चल गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले जो स्थापित हुआ था जो वंश, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले स्थापित हुआ था जो वंश, वो अपना मामलुक वंश है। ठीक है, सबसे पहला भारत में स्थापित सबसे पहला मुस्लिम जो इस्लामिक वंश हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट था इस्लामिक शासन का। ओके, उस काल की या उस वंश से संबंधित वास्तुकला अब हमें यहां पे बतानी है कि वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये कि चूंकि स्टार्टिंग का राजवंश था, मुस्लिम जो सत्ता है या इस्लामिक जो सत्ता है उसकी जब स्थापना हुई थी, ठीक है, तो भारतीय क्षेत्रों में जब इन्होंने किसी भी भवन या संरचना का निर्माण किया तो इनके पास जो मेजॉरिटी कारीगर थे वो कौन से थे? हिंदू कारीगर थे, क्योंकि जो भारत था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जो मेजरली जो जनता रहती थी वो हिंदू थी। ठीक है, मुस्लिम नहीं थी। तो जो कारीगर अगर मिलेंगे, लेबर मिलेगा, लेबर तो वही है जो ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है काम करने के लिए। ठीक है, मकान कोई भी संरचना बनाने के लिए, तो जो मेजॉरिटी लेबर था, जो कारीगर थे वो हिंदू थे। इसलिए उस टाइम की जो वास्तुकला या जो भी संरचना, जो भी मस्जिदें या जिस प्रकार के भी भवन हमें देखने को मिलते हैं, उन पर हमें हिंदू शैली का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जो कारीगर थे वो मोस्टली हिंदू थे। ठीक है, दूसरी चीज, गुलाम वंश की स्थापना के बाद, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के बाद जो शासक थे उनका एम क्या था कि बड़े स्तर पर इस्लामिक संरचनाओं का निर्माण किया जाए, बड़े स्तर पर मस्जिदें बनाई जाए क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि प्रशासन के साथ साथ किसी भी एरिया को प्रभावित करने के लिए वहां के कल्चर पे भी इंपैक्ट करना पड़ेगा। कल्चरल डेवलपमेंट भी एक शासक चाहता है अपने क्षेत्र में, तो उनको बड़े स्तर पर जो इस्लामिक संरचनाएं थी उनका निर्माण करना था। लेकिन चूंकि टाइम कम था और जो उसमें कॉस्ट था वो भी एक फैक्टर था, इसलिए इन शुरुआती मुस्लिम शासकों ने क्या किया, बड़े स्तर पर जो हिंदू संरचनाएं थी, जैसे मंदिर हो गए या विद्यालय हो गए, पाठशालाएं हो गई, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया इस्लामिक संरचनाओं में, मस्जिदों में। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया इबादत खानों में, मस्जिदों में। ठीक है, तो बड़े स्तर पर जो हिंदू संरचनाएं थी उनको किसमें परिवर्तित कर दिया गया? मुस्लिम संरचनाओं में। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं अजमेर का। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बेसिकली एक संस्कृत पाठशाला था। ठीक है, बाद में उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने चेंज करके किसमें परिवर्तित कर दिया? एक मुस्लिम संरचना में परिवर्तित कर दिया। तो बड़े स्तर पर हिंदू संरचनाओं का मुस्लिम संरचनाओं में या मुस्लिम स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन किया गया। ठीक है, उसके बाद जो गुलाम वंश था वो शुरुआती काल था, इस्लामिक सत्ता की स्थापना का शुरुआती काल था, इसलिए उस काल की जो भी संरचनाएं हैं, जो भी वास्तुकला है, उसमें हमें भव्यता देखने को नहीं मिलती, भव्यता देखने को नहीं मिलती। आगे की जो इस्लामिक जो शैली है, इंडो इस्लामिक शैली जिसको हम बोलेंगे, जो डेवलप हुई, उसमें हमें बहुत कई सारी बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं, भव्य संरचनाएं वो देखने को मिलती है। जैसे अलाई दरवाजा हो गया, ताजमहल हो गया, जैसे जो रेड फोर्ट है वो हो गया, आगरा का किला हो गया, ये सारी आगे वाली जो संरचनाएं हमें देखने को मिलती है वो काफी भव्य थी। लेकिन चूंकि गुलाम वंश जो था, जो शुरुआती काल था,
तो इसीलिए उस टाइम पे इस्लामिक आर्किटेक्चर का उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं था भारत में। तो जो शुरुआती हमें संरचना देखने को मिलती है उसमें हमें भव्यता नहीं दिखती, कोई बड़े गुंबद नहीं होते, कोई उसमें बड़ी मेहराबे नहीं बनी होती। इस्लामिक शैली की विशेषता है ना, गुंबदे, मेहराबे, चारबाग प्रणाली, पिटरूरा, ठीक है, अरेबस्क शैली, ये सब हमें देखने को नहीं मिलती है। गुलाम वंशकालीन जो वास्तुकला है उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते थे बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल होते थे, ठीक है। सिंपल मीनारें बना दी जाती थी जिनका आधार काफी चौड़ा होता था, ऊपर से जो मतलब पतली बनी हुई होती थी। तो सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे जो इस्लामिक शासक थे विजेता थे, भारतीय क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो अपने विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने इमारतों का निर्माण कराया। तो उस टाइम पे जो बनी हुई इमारतें थी, उस टाइम पे बने हुए जो स्ट्रक्चर थे या वास्तुकला थी, वो कहीं ना कहीं इस्लामिक विजय का भी प्रतीक थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जो इस्लामिक जो मामलुक कालीन जो वास्तुकला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस किए, जैसे हिंदू शैली का प्रभाव, हिंदू संरचनाओं का कन्वर्जन, ज्यादा भव्यता नहीं थी, इस्लामिक विजय का प्रतीक थी। तो इस प्रकार से ऐसे पॉइंटर्स को शामिल करते हुए हम बहुत ही सिंपल वे में अपने क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ड्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.3, कलचुरी शासक कोकल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द कलचुरी रूलर कोकल, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेके सिंपल अप्रोच होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो हम जितना पढ़ते टाइम भी हम जितना ज्यादा फैक्ट्स पर भी गौर करें या किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो वो एक सही अप्रोच होगी। क्योंकि मेजरली क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा, उस पर टिप्पणी कीजिए, उसके बारे में वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है। तो हमें क्या करना है, या पूछा गया है कि कलचुरी वंश का जो शासक था कोकल, उसकी प्रमुख अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, उसने अपने शासन काल में क्या क्या किया था, ठीक है। तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो देख लेते हैं कलचुरी वंश के बारे में। तो कलचुरी वंश जो है, कलचुरी वंश मध्य भारत का एक प्रमुख राजवंश था, मध्य भारत का एक प्रमुख राजवंश था। और कलचुरी वंश की बेसिकली में दो शाखाएं थी, एक महिष्मती और एक त्रिपुरी, ठीक है। एक महिष्मती के कलचुरी, एक त्रिपुरी के कलचुरी। तो जो कोकल था वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित था, वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित था। और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संबंध में कोकल एक महत्वपूर्ण शासक था और उसका इतना अधिक प्रभाव था और अपने समय में वो इतना शक्तिशाली था कि उसे त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? कोकल प्रथम को, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करें तो अगर उपलब्धियों की बात, किसी भी शासक की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो हम उसको मेनली उसकी विजयों के माध्यम से या उसके साम्राज्य के विस्तार के माध्यम से या अन्य राज्यों के साथ उसने कैसे संबंध स्थापित किए, कैसे अपने प्रभाव को स्थापित किया, उससे हम मेजर कर सकते हैं, उससे हम माप सकते हैं। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम कोकल के शासन की बात करें तो उसने विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का प्रभाव स्थापित किया और कई जो सारे शासक हैं उनको पराजित किया। उन शासकों में प्रतिहार शासक मिहिर भोज, प्रतिहार शासक मिहिर भोज,
गुहिलों के, जो गुहिल वंश था, गुहिलों का श्रीहर्ष और तुरुष्कों को पराजित किया और विजय के माध्यम से अपने प्रभाव की स्थापना की। इसी के साथ जो कोकल प्रथम है, उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने प्रभाव की स्थापना की। उसने राष्ट्रकूटों के साथ, चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंदेलों की जो राजकुमारी थी नट्टा, वैवाहिक संबंध की अगर हम बात करें तो चंदेलों की जो राजकुमारी थी नट्टा, उसके साथ उसने विवाह किया और चंदेलों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना की, जिससे कि जो कलचुरी वंश है उसकी सीमाएं सुरक्षित हो गई चंदेलों के आक्रमण से। ठीक है, तो इस प्रकार विजय और वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो कोकल है उसने अपने साम्राज्य के प्रभाव को स्थापित किया। इसी वजह से कोकल को कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उपलब्धियों की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में कम से कम शब्दों में जितनी ज्यादा जानकारी हो सकती है उतना डालते हुए हम 60 शब्दों में इसको आंसर कर सकते हैं कि कोकल की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, क्योंकि हमें सिंपली वर्णन करना है, हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कुछ एग्जामिन नहीं करना, कुछ जांच नहीं करनी, कोई आलोचना नहीं करनी है इसकी। ठीक है, कोई विश्लेषण नहीं करना है, सिंपल डिस्क्राइब करना है, सिंपली हमें इसको वर्णन कर देना है, विवरण दे देना है इसका, और वो भी कितना, सिर्फ 60 शब्दों में। तो वर्ड लिमिट हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, उस हिसाब से हम 3-4 पॉइंटर्स या लगभग एक पैराग्राफ की बात करें तो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को हम कवर कर सकते हैं।